नमस्कार मित्रों, आज हम लोग जो है बात करते हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट में जीवों में जन्म के बारे में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी कि रजनीश कुमार के साथ आरके कैटलिस्ट क्लासेस में बायोलॉजी क्लास 12th। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारा है जीवों में जनन। तो जीवों में जनन के बारे में बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं आखिर जो है। तो बात आती है जनन या रिप्रोडक्शन, इंग्लिश रूपांतरण है रिप्रोडक्शन। यदि इसका शाब्दिक अर्थ देखें हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पन्न करना। प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पन्न करना, अर्थात अपने ही जैसे जीवों को दोबारा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे जनन कहा जाता है। अपने ही जैसे जीवों को दोबारा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे जनन कहा जाता है। अब बात आती है जनन की आवश्यकता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जनन की आवश्यकता के बारे में। जनन की आवश्यकता क्यों होती है और यह कितने प्रकार का होता है। तो जनन की आवश्यकता क्यों है, तो जिसे हम लोग जो है अब इसकी आवश्यकता को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मानव का जो जीवन काल है अधिकतम 100 वर्षों तक माना जा सकता है। मानव अधिकतम कितने वर्षों तक जी सकता है, 100 वर्षों तक जी सकता है। अब इन्हीं 100 वर्षों को यदि हम देखें कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है इस पृथ्वी पर वो कितने वर्षों पहले हुई थी, तो लाखों करोड़ों वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई है और अधिकतम 100 वर्ष ये जी सकता है। तो आज तक मानव विलुप्त क्यों नहीं हुआ भाई? 100 वर्षों बाद जो है विलुप्त हो जाना चाहिए था इसे जो है, लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष से आज तक मानव का अस्तित्व यहाँ पाया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि ये 100 वर्ष तक जीवित रहने वाला प्राणी लाखों करोड़ों वर्ष से यहाँ कैसे जीवित बना हुआ है। उसके पीछे का कारण है जनन, क्योंकि ये अपने ही जैसी संतानों को दोबारा उत्पन्न कर देता है। अर्थात जनन की आवश्यकता होती है इस पृथ्वी पर अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। जनन की आवश्यकता होती है इस पृथ्वी पर अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। यदि कोई भी जाति अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती है तो उसे जनन करना अति आवश्यक होता है। बिना जनन के अस्तित्व संभव नहीं होता, और जिन प्राणियों में जनन क्षमता नष्ट हो जाती है उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अतः हम लोग बात करेंगे जनन की जो क्षमता होती है सभी सजीवों में पाई जाती है, और जिस जीव का शरीर जितना छोटा होता है, जिस जीव का शरीर जितना छोटा होता है उसमें जनन क्षमता उतनी ही अधिक पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए मच्छर की या मानव की आंत में पाया जाने वाला परजीवी एस्केरिश की, तो इनकी जनन क्षमता बहुत अधिक होती है। और यदि बात की जाए भारी भरकम प्राणी, इस पृथ्वी का जो भारी भरकम प्राणी हाथी होता है उसमें जनन की बात की जाए तो उसकी जनन क्षमता बहुत कम होती है। तो जितना शरीर का आकार जितना अधिक होता है उसमें जनन क्षमता उतनी कम होती है, और जिसका शरीर का आकार जितना कम होता है उसमें जनन क्षमता उतनी ही अधिक होती है। अब बात आती है जनन कितने प्रकार का होता है, जनन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं वही जनन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से प्रकार हैं इसके। यदि इसके प्रकारों की बात की जाए तो जनन सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं इसके, तो पहला जो प्रकार है, पहला जो टाइप होता है वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है, और दूसरा टाइप जो है उसे कहा जाता है कायिक जनन जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और तीसरा टाइप जो होता है उसे कहते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन
जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो जनन 3 प्रकार का है, अलैंगिक जनन, कायिक जनन, लैंगिक जनन। अब बात आती है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, किस प्रकार होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कौन से जीवों में पाया जाता है, कौन कौन सी विधियों से होता है। तो इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन की जो विशेषताएं हैं यदि उनके बारे में बात की जाए तो जनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है और ना ही निषेचन प्रक्रिया पाई जाती है, और यहाँ उत्पन्न होने वाली संतान अपने जनक जीव के समरूप होती है। तो जनन की वह विधि जिसमें युग्मक निर्माण नहीं होता, निषेचन प्रक्रिया नहीं पाई जाती और उत्पन्न संतान अपने जनक जीव के समरूप होती है, उससे जनन की अलैंगिक विधि कहते हैं। और इसमें संतान उत्पन्न करने के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। यह जनन सामान्यतः निम्न वर्ग के प्राणियों में पाया जाता है तथा पौधों में पाया जाता है। अब यदि बात की जाए एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में जैसे अमीबा में होने वाला जनन, पैरामीशियम में होने वाला जनन, तो ये सब जो है अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अब बात आती है अलैंगिक जनन कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है, तो उन विधियों के बारे में जो है हम लोग जो है बात करते हैं। अलैंगिक जनन कौन कौन सी विधियों से होगा, तो इसकी विधियां कौन कौन सी हैं अलैंगिक जनन की, उन विधियों के बारे में देखते हैं। तो सामान्यतः जो अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली विधि है अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है उसमें कहलाता है विखंडन। पहली विधि है विखंडन, दूसरी विधि है खंडन, तीसरी विधि है मुकुलन और चौथी विधि है पुनर्जनन या पुनर्जनन या इसी को कहा जाता है पुनरुद्भवन। तो इस तरह से यदि हम देखें तो ये इसके अलैंगिक जनन की विधियां हैं जिन्हें विखंडन, खंडन, मुकुलन, पुनर्जनन और पुनरुद्भवन कहा जाता है। अब एक एक करके इन सारी विधियों के बारे में बात करते हैं। वही जो है अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, तो अगर विखंडन की बात की जाए तो विखंडन को जो है फिशन कहा जाता है। तो जनन की वह विधि जिसमें किसी एक कोशिकीय जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और दोनों भागों से नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे विखंडन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा का जो शरीर होता है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। इस तरह से इसमें पहले खांच का निर्माण होना शुरू होता है और यही खांच धीरे धीरे जो है आगे बढ़ने लगती है। जब ये खांच आगे बढ़ते बढ़ते आपस में मिल जाती है तो इस तरह से अमीबा जो होता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इस तरह के जनन को जो है विखंडन कहा जाता है। इस तरह के जनन को विखंडन कहा जाता है। ठीक, तो ये अलैंगिक जनन की विधि है जिसे विखंडन कहते हैं। ठीक, अब बात आती है खंडन की। खंडन को जो है फ्रैगमेंटेशन कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, खंडन और विखंडन में थोड़ा सा अंतर होता है। विखंडन में किसी एक कोशिकीय जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूटता है और दोनों भागों से नए जीव बन जाते हैं। सेम प्रक्रिया खंडन में होती है, लेकिन यहाँ एक कोशिकीय जीव ना होकर के बहुकोशिकीय जीव होता है। बहुकोशिकीय जीव होता है। जब किसी बहुकोशिकीय जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है
और प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उसे खंडन कहा जाता है, तो उसे खंडन कहा जाता है। ठीक, अब अगर उदाहरण की बात की जाए तो उदाहरण में भी यहाँ अमीबा और प्लाज्मोडियम, अमीबा और प्लाज्मोडियम आता है। प्लाज्मोडियम और अमीबा में इस तरह का जनन पाया जाता है। अब तीसरा टाइप जो है जिसे मुकुलन कहा जाता है, अगर मुकुलन की बात की जाए तो इसे बडिंग कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मतलब क्या है देखते हैं भाई जो है। तो मुकुलन या बडिंग की बात की जाए तो यहाँ किसी जीव के शरीर पर, यहाँ किसी जीव के शरीर पर एक उभार विकसित होता है। ये उभार जब उस जीव के शरीर से अलग हो जाता है और आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है तो इस तरह के जनन को मुकुलन कहा जाता है। इस तरह के जनन को मुकुलन कहा जाता है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो मुकुलन का उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा में इस तरह का जनन पाया जाता है। अगला है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। पुनर्जनन या पुनरुद्भवन ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि होती है। इसमें क्या होता है, जब किसी जीव का शरीर किसी कारणवश, जब किसी जीव का शरीर किसी कारणवश या किसी दुर्घटनावश बहुत सारे भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं तो इस तरह का जनन जो है पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहलाता है। और यह विधि भी अलैंगिक जनन की विधि मानी जाती है। यह विधि अलैंगिक जनन की विधि मानी जाती है।